अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सर वसीम विद अ न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हमारा टॉपिक है पास पेपर। हम पास पेपर में मई जून 2023 कर रहे हैं। वेरिएंट 1 1 है और P1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ स्टूडेंट विशेस टू मेजर डायरेक्टली द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फुटबॉल। व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट टू यूज। एक स्टूडेंट है वो फुटबॉल का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना चाहता है। तो देखिए, सर्कमफ्रेंस बेसिकली कहते हैं किसी भी सर्कल की, अगर सपोज ये हमारे पास एक फुटबॉल है तो इसका जो जितना भी हमारे पास आउटर लेंथ जो है, ठीक है, जितनी भी लेंथ इसके पूरी अराउंड है सर्कल के, वो हमारे पास क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। अ क्लॉक ओनली, क्लॉक जो टाइम मेजर करती है, लिहाजा क्लॉक तो रॉन्ग हो गया हमारे पास। अ मेजरिंग टेप ओनली, तो मेजरिंग टेप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर मैं मेजरिंग टेप को इस पॉइंट पर रखूंगा और इस बॉल के ऊपर रैप करता हुआ बिल्कुल इसी पॉइंट तक वापस आ जाऊंगा, तो मेरे पास जो लेंथ आएगी वो बेसिकली सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। तो हम क्या है, इस मेजरिंग टेप को यूज करके सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर डायमीटर कैलकुलेट करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द रूलर, रूलर जो है वो लेंथ मेजर करता है, बट जितनी भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट होते हैं, कर्व ना हो, जो कर्व ऑब्जेक्ट होते हैं उससे लेंथ हम एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। तो मेजरिंग टेप जो है वो बेस्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच इक्वेशन कंटेन्स टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमने बताना है कि इन इक्वेशंस में से कौन सी वो इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो देखते हैं, ए ऑप्शन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर होती है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, टाइम स्केलर होती है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, स्पीड, स्पीड जो होता है स्केलर होता है, डिस्टेंस जो होता है वो भी स्केलर होता है, टाइम ऑलरेडी स्केलर होता है, तो डेंसिटी स्केलर होती है, मास भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर, और डी में भी सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। लिहाजा अगर हम नोटिस करते हैं तो ऑप्शन ए जो है उसमें दो हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास वेक्टर है, लिहाजा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन सी पे चलते हैं। फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एज शोन। हमारे पास दो फोर्सेस दी हुई है, एक 6 न्यूटन और 8 न्यूटन की। कह रहा है विच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट आर ऑफ दीज टू फोर्सेस। हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको इसको वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं। अभी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, कि वेक्टर रूल जो होता है वो हेड टू टेल रूल होता है, ये टेल टू टेल ज्वाइंट हुआ हुआ है यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। दिस इज फर्स्ट वेक्टर विच इज 8 न्यूटन। सेकंड वेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज सेकंड वेक्टर विच इज 6 न्यूटन। अब हमने हेड टू टेल रूल कर लिया वेक्टर्स पर। अब हमारे पास जब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है टेल टू टेल और हेड टू हेड रूल पर होता है। यानी कि टेल ऑफ द रिजल्टेंट ज्वाइन विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द रिजल्टेंट ज्वाइन विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो हम टेल से टेल ज्वाइन करते हैं, हेड से हेड ज्वाइन करते हैं, और हमने एक रिजल्टेंट फॉर्म कर लिया। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें बिल्कुल इस आर की डायरेक्शन पे कौन सा वेक्टर हमें दिया हुआ है। तो देखिए, दिस रिजल्टेंट, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, राइट। इसकी है इस डायरेक्शन में, इसकी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी भी अदर साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम ए बी सी में देखें तो ऑप्शन ए और हमारा आर दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को राइट आंसर कर देंगे, क्योंकि इसका वेक्टर और जो हमारा हेड टू टेल रूल के लिहाज से रिजल्टेंट बना है वो दोनों बिल्कुल लुक अलाइक है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है और उनका एंगल भी सेम है, लिहाजा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ जर्नी ऑफ अ कार इज शोन। व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी। हमें इस स्पीड टाइम ग्राफ को जो गिवन है इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। याद रखिए, स्पीड जब इंक्रीज हो रही होती है तो डिस्टेंस में हमारे पास कर्व कुछ अपवर्ड की तरफ होता है, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो हमारे पास ग्राफ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने बिल्कुल इसी टाइप के ग्राफ देखना। तो हमने अब यहाँ देखते हैं तो हमारे पास स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक क्या होगा, कर्व होगा। अब हम इसमें चेक करते हैं, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में हमारे पास कर्व है, बस ये डिसलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और फिर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे एक्सेलरेशन है, डिसलेरेशन है, लिहाजा ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। इस ग्राफ बी को देखते हैं, बी में हमारे पास एक्सेलरेशन कर्व है अपवर्ड और हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो हमारे पास
बी जो है राइट ऑप्शन है। सी में हम देखते हैं तो सी इज रॉन्ग और डी इज रॉन्ग, क्योंकि सी में रेस्ट को शो कर रही है स्ट्रेट लाइन जो रेस्ट, और डी में भी रेस्ट को शो कर रही है स्ट्रेट लाइन, और हमारे पास कहीं भी रेस्ट में नहीं है ग्राफ के अंदर, तो बी इज राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज 9.8 न्यूटन पर केजी। द ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ पे हमें गिवन है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स, मार्स पे भी हमें गिवन है 3.7 न्यूटन पर केजी। The difference between the weight of an object on Earth and the weight of the same object on the Mars is 25. Listen, this is difference given. Difference between the weight. और हमें कितना वेट दिया हुआ है, डिफरेंस किसका दिया हुआ है, अर्थ एंड मार्स का डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारे पास है 25। कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। किसी के ऊपर भी मास ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो सेम रहेगा, अर्थ पर भी सेम रहेगा और मार्स पे भी सेम रहेगा, क्योंकि मास जो है वो अनचेंज होता है कहीं भी। तो हम एक काम करते हैं, हम अप्रोच जो है वो डिफरेंस की यूज करेंगे। तो हमारे पास वेट जो दिया हुआ है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे इस वेट को जो हमें दिया हुआ है मार्स के ऊपर। तो हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो उनका डिफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 25। हम वेट के लिए फॉर्मूला होता है W=mg, तो mg अर्थ पे हम यूज कर लेंगे, माइनस mg मार्स यूज कर लेंगे, इज इक्वल टू 25। m कॉमन निकालेंगे, ये हमें फाइंड करना है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ माइनस ग्रेविटी ऑफ मास, इनको हम सॉल्व कर देंगे वैल्यूज पुट करके। तो हमें ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो गिवन है 9.8 माइनस ग्रेविटी ऑफ मून जो है 3.7 इज इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई करते हैं इसे फर्दर, तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 9.8 को। 9.8 कैलकुलेटर पे हम लोग कर लेते हैं, 9.8 माइनस 3.7 इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.1। तो m मल्टीप्लाई बाय 6.1 इज इक्वल्स टू 25। m इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 6.1, तो m विल बी, डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से कैलकुलेटर पे, 25 डिवाइडेड बाय 6.1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ रहा है 4.09। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 4.09 आ रही है किलोग्राम। हम ऑप्शन चेक करते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है। तो ऑप्शन अगर हम सी देखें तो 4.1 राउंड ऑफ करके वन सिग्निफिकेंट फिगर में कर दिया इसने, वन डेसिमल प्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या है, ये आंसर हमारे पास आ गया है क्या, 4.1। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 is a student determines the density of a solid metal cube. Which pieces of equipment does the student use? अब क्वेश्चन ये कि डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है और किसकी फाइंड करनी है, मेटल क्यूब की। तो हम जल्दी से एक मेटल क्यूब बना लेते हैं। तो अगर हम एक क्यूब बना लेते हैं, एक मेटल क्यूब कुछ इस फॉर्म में होगा, क्यूब है लिहाजा इसकी ऑल साइड सेम होगी, इक्वल लेंथ की होगी, तो सपोज दिस इज क्यूब, तो हर इसकी साइड लेंथ है एल, एल और एल, ये ऑल इक्वल है। अच्छा, अब हमें बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो यूज करेगा डेंसिटी कैलकुलेट करने। तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मास पता होना चाहिए, मास एंड वॉल्यूम पता होना चाहिए, दिस इज वॉल्यूम। तो हम चेक करते हैं मास, पहले हम कहते हैं ऑप्शन ए, अ बैलेंस एंड अ फोर्स मीटर। बैलेंस हमें मास कैलकुलेट करता है, बट फोर्स न्यूटन वेट कैलकुलेट करता है, लिहाजा वेट का हमें काम नहीं, हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना, तो ये आ जाएगा रॉन्ग। अब बैलेंस एंड अ रूलर, देखिए बैलेंस हमें मास कैलकुलेट कर देगा, और रूलर से हम क्या करेंगे, इस क्यूब की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। हम लेंथ अगर हम रूलर से फाइंड कर लेंगे तो विड्थ और हाइट भी सेम होगी, और हम जब डेंसिटी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम जो आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देंगे, तो हम इजीली रूलर से लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा रूलर से हम वॉल्यूम, तो हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बैलेंस से मास कैलकुलेट कर लेंगे और रूलर से हम लेंथ कैलकुलेट करके फिर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। सी और डी को भी देख लेते हैं। अब माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर डायमीटर कैलकुलेट यानी कि राउंड सर्कल, सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लिहाजा ये रॉन्ग हो गया। और मेजरिंग सिलेंडर, इसमें रूलर एंड मेजरिंग सिलेंडर, तो मेजरिंग सिलेंडर हमारा वॉल्यूम निकालता है बट इरेगुलर शेप के लिए करते हैं, लिहाजा हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, और रूलर से हम वॉल्यूम इससे भी निकाल लेंगे, बट हमें इस ऑप्शन में मास नहीं निकाल सकते, लिहाजा दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट।
The diagram shows the only two horizontal forces acting on a trolley that is accelerating at 0.12 meter per second square. What is the mass of the trolley? हमें क्वेश्चन में एक दो फोर्सेस दी हुई है, दिस इज वन फोर्स, दिस इज फोर्स टू, और इस फोर्स के लिए एक्सेलरेशन जो है 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रही है। हमसे पूछा बताइए मास ऑफ द ट्रॉली क्या होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन हमेशा रिजल्टेंट फोर्स पे होती है, तो पहले हम रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर लेंगे। तो फोर्स रिजल्टेंट जो होगी वो इज इक्वल टू हो जाएगी एक राइट डायरेक्शन फोर्स है एक लेफ्ट डायरेक्शन फोर्स है। तो ग्रेटर फोर्स में से हम माइनस कर देंगे स्मॉलर फोर्स को, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। तो 6 माइनस 3.4 का 6 माइनस 3.6 करें तो आई थिंक 2.4 हमारे पास न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। नाउ हम पुट करेंगे फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, जो हमारे फोर्स के लिए फॉर्मूला है। तो एफ की वैल्यू मैं रख दूंगा 2.4, एम की वैल्यू रख दूंगा जो नहीं मालूम मालूम करनी है, और ए इज 0.12। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.4 डिवाइडेड बाय 0.12 जब हम इसे करेंगे और जब इसे डिवाइड करेंगे तो हम आंसर जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.4 डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 20। तो हम चेक करते हैं क्या 20 हमारे पास कोई आंसर है। यस, दिस इज आंसर सी। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो 20 kg यहाँ से भी आ रहा था, और 20 kg हमारे पास ऑप्शन सी भी मौजूद है। तो सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू डिफरेंट लेंथ बाय अ वेरिएबल फोर्स। The graph shows how the size of the force depends on the length to which the spring is stretched. What is the spring constant K of the spring? हमने क्या करना है, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट K कैलकुलेट करना है। स्प्रिंग के लिए हुक्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। हुक्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स। दिस इज फॉर्मूला फॉर हुक्स लॉ। हमने K की वैल्यू निकालनी, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा F ओवर X। तो याद रखिए मेरे पास जो ग्राफ गिवन है वो बेसिकली फोर्स और लेंथ ग्राफ गिवन है, फोर्स एक्सटेंशन नहीं है। अगर फोर्स एक्सटेंशन होता है हम डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड कर लेते, बट हमें यहाँ से लेंथ से एक्सटेंशन निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। जब जब 0 डिग्री 0 न्यूटन लेंथ है तो ये ऑलरेडी 10 के ऊपर तक स्ट्रेच हुआ हुआ, यानी कि इसमें अनस्ट्रेच लेंथ मौजूद है। तो हम 10 तक 0 एज्यूम कर लेंगे। जब 20 यानी कि 2 न्यूटन का वेट हम यहाँ पर लोड लगाते हैं इसको 2 न्यूटन का, तो ये स्ट्रेच होके 15 तक चला जाता है। इट मींस 10 से लेकर 15 तक ये स्ट्रेच हो जाता है। दिस इज योर एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हमारे पास आ रही है 5, और हमारे लेंथ जो था वो हमारे पास क्या था, लोड 2 का था। तो दिस इज लोड 2। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे K इज इक्वल टू लोड इज 2 एंड एक्सटेंशन इज 5, जो हमने ग्राफ्स के थ्रू फाइंड कर लिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। हम चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ का आंसर है। यस, ऑप्शन बी इज 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ओके, जल्दी से नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। A uniform horizontal beam pivoted at its right hand end, राइट हैंड से इसने पिवट यहाँ पर हमें बता दिया गया है, इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छे से मेंशन कर दिया है, दिस बीम इज इन इक्विलिब्रियम। अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड ऑन द बीम एज शोन। 60 न्यूटन की फोर्स हमें गिवन है जो कि यहाँ पर अपवर्ड की डायरेक्शन में लग रही है। व्हाट इज द वेट ऑफ द बीम? हमने वेट ऑफ बीम यानी कि डाउनवर्ड फोर्स निकालनी है। तो लॉ ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी कि हमारे पास सम क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम क्लॉकवाइज मूवमेंट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसे थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसे नीचे यहाँ ले आता हूँ फॉर्मूले को। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला। ओके, तो हमारे पास ये सम ऑफ, ओके। अब हमारे पास जो फोर्सेज है, एक फोर्स अपवर्ड लग रही है जो हमारे पास 60 न्यूटन की है। इस अपवर्ड फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जो है वो हम मेजर कर लेते हैं।
कि डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जो है वो कितना हो जाएगा। तो दिस इज 20 और 30, टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, दिस इज डिस्टेंस ऑफ एफ, यानी 60 फ्रॉम द पिवट। ओके, वेट का डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। वेट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पिवट, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, एक ये जो हमारे पास 60 वाली जो फोर्स है, ये आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही होगी इस डायरेक्शन में, अगर हम इसको इस पिवट के अराउंड घुमाएंगे। और ये जो हमारे पास वेट जो है W, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा अराउंड द पिवट, अगर हम इसको इसको टर्न करेंगे। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का हम सम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो फॉर्मूला मैं यहाँ इस साइड पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला जो है वो F1 मल्टीप्लाई बाई D1। फॉर्मूला क्या है, F1 multiply by d1 is equals to f2 multiply by d2। तो f1 में 60 पुट कर देता हूँ, 60 multiply by d1 is 50 is equals to f2 मेरे पास नहीं मालूम, मैं इसको w लिख देता हूँ, into d2 मेरे गिवन है 30। नाउ मैं w फाइंड कर लेता हूँ, w is equals to हो जाएगा मेरे पास 60 multiply by 50 divided by 30। कैंसिल करते हैं, सॉल्व करते हैं, 3 1 3, 3 20 25 100। तो W की वैल्यू मेरे पास आ रही है 100 न्यूटन। हम चेक करते हैं या किस ऑप्शन में 100 न्यूटन है। तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन डी, तो उसमें वहां पर 100 न्यूटन मेरे पास वैल्यू आ रही है। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम causing the momentum of the object to decrease. Which expression is used to calculate the time for which the force acts? हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स है जो एक शॉर्ट थोड़ी देर के लिए मोमेंटम प्रोड्यूस करती है, और बताइए एक रिलेशनशिप एक कैलकुलेट करना है हमने टाइम को, अगर फोर्स भी अप्लाई हो रही हो, यानी कि फोर्स, टाइम और मोमेंटम का रिलेशन पूछ रहा है ये। तो देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स के लिए डेफिनेशन होती है, फोर्स इज इक्वल टू होती है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला होता है, मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और हम अगर हमें टाइम के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो टाइम को हम अदर साइड शिफ्ट करेंगे। टाइम, हम टाइम को जब शिफ्ट कर देंगे अदर साइड, सब्जेक्ट बना लेंगे टाइम को, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स। हम चेक करते हैं क्या कहीं ऑप्शन में हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये वाला ऑप्शन। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ऑप्शन ए, तो कह रहा है टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स, जो कि हमारे पास मोमेंटम का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, लिहाजा हमने इसको टिक कर दिया, दिस इज राइट ऑप्शन। हम बी और सी को भी देख लेते हैं। बी में जो है फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, तो लिहाजा हम इसको रॉन्ग कर देंगे। सी देखते हैं, अगर टाइम इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन फोर्स, देखिए मोमेंटम लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन भी गलत है। तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को हम जल्दी से देख लेते हैं। अ लार्ज स्टोन इज रोल्ड ऑन टू अ लॉरी यूजिंग अ रैम्प। एक स्टोन इसको रैंप के ऊपर लोड किया जा रहा है। द लेंथ ऑफ द रैम्प इज एल, द स्टोन इज लिफ्टेड अ हाइट ऑफ एच, द मास ऑफ द स्टोन इज एम, द वेट ऑफ द स्टोन इज एच। हमें सारी चीजें गिवन है डाटा में। which expression is equal to the useful work done on the stone। अच्छा, स्टोन को देखिए लिफ्ट कर रहे हैं हम हाइट से, जमीन से, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है, वर्क डन के लिए हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये वेट लिफ्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर mgh यूज कर लेंगे, वर्क डन की जो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, mgh। तो हमारे पास अगर m वर्क डन को और सिंप्लीफायर सॉल्व करते हैं, mg की जगह में w मल्टीप्लाई बाय h लिख दूंगा, क्यों mg इज इक्वल टू w। और अगर हम ये फॉर्मूला देखें, तो हमारे पास ऑप्शन बी में ये फॉर्मूला मौजूद है, w मल्टीप्लाई बाय h। तो ये आज हमारे आज की क्लास के लिए 11 एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी एमसीक्यूज को भी लोड करता रहूँगा पार्ट वाइज। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा मेरा लेक्चर। और अगर आप लोग को कोई और भी कोई आपके कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मुझे मेरे चैनल में, या आप मुझे
बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर ये मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।